नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका वीडियो का एग्जाम दिसंबर में होना है, तो आप सबके पास यही टाइम है। इसी टाइम को यूटिलाइज करना है, मेहनत करनी है और कम टाइम में हमें पूरा रिवीजन करना है। इसी सीक्वेंस में आपकी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम आर्टिकल के द्वारा पूरी पॉलिटी को रिवाइज करेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आपके सीने में जो जिद है, जुनून है, पागलपन है, इसी को बनाकर रखना है। हर हाल में अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है। जो आपके पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार कहते थे ना कि आपसे ना हो पाएगा, उन्हीं को करके दिखाना है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लास में मैं इससे पहले के आर्टिकल, जो हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 35 तक के आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में 36 से 51 डीपीएसपी का उल्लेख है। डीपीएसपी हमने लिया कहाँ से था? आयरलैंड से। एक्चुअली जो हमारा संविधान बना था, संविधान के मुख्य रूप से दो स्रोत थे। पहला स्रोत था आपका देसी स्रोत, दूसरा था विदेशी स्रोत। देसी स्रोत का तात्पर्य क्या होता है? वो स्रोत जो हमने अपने देश से ग्रहण किए। हमारे भारत का जो संविधान है, मुख्य रूप से हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ग्रहण किया। तो हमारे संविधान का कैसा स्रोत हो गया? देसी स्रोत या फिर आंतरिक स्रोत। बाह्य स्रोत क्या होता है? बाह्य स्रोत से तात्पर्य उस स्रोत से होता है जो हमें किसी दूसरे देश के संविधान से, जैसे हमने कुछ यूएसए से लिया, कुछ जापान से लिया, कुछ जर्मनी से, कुछ ब्रिटेन से, कुछ कनाडा, वहाँ के संविधानों से कुछ चीजें लिया, तो हमारा बाह्य स्रोत होता है। पीसीएस के मेंस में क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? स्पष्ट कीजिए। तो हमारा भारत का संविधान उधार का थैला नहीं है। बेशक हमने बहुत सारी चीजें दूसरे देश से ग्रहण की हैं, लेकिन उन सारी चीजों को हमने अपनी भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर ही ग्रहण किया। और हमारे भारत का आधे से ज्यादा अनुच्छेद हमने अपने भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिए हैं, इसलिए भारत का संविधान उधार का संविधान नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो डीपीएसपी हमने लिया कहाँ से? आयरलैंड से। अब हमने डीपीएसपी को बनाया क्यों? डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। हमारा उद्देश्य था कि जब भी राज्य कोई भी नीतियां बनाए तो ये डीपीएसपी को ध्यान में रखें, जो भी नीतियां बनाए लोक कल्याणकारी नीतियां बनाए। और डीपीएसपी आपके न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं का तात्पर्य क्या होता है? न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है का तात्पर्य होता है कि जैसे मान लीजिए राज्य ने आपके किसी डीपीएसपी का हनन किया, तो आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे आपके मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, आपके मौलिक अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या करती है? रिट जारी करती है। आपका हाई कोर्ट रिट जारी करता है। इसे आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार आपकी डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए? अब चलिए एक एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में 3 बातें की गई, पूरे संविधान में सिर्फ 3 बातें: राज्य, सरकार, व्यक्ति। इन 3 के अलावा कोई भी बात नहीं बोली गई। अब राज्य क्या होता है? राज्य का तात्पर्य क्या होता है? एक निश्चित भूभाग हो, ठीक है, सरकार हो, संप्रभुता हो, तभी हम उसे राज्य बोलेंगे। ऐसा नहीं कि यूपी एक राज्य, बिहार एक राज्य, ऐसी अवधारणा नहीं थी। अब जैसे मान लीजिए अभी तक ताइवान वगैरह है, अब ताइवान है, या मान लीजिए चलिए यूपी की बात लेते हैं। अब यूपी कहते हैं हम तो इतने बड़े हैं, हम तो खुद को देश घोषित करेंगे। तो क्या यूपी स्वयं को देश घोषित कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि यूपी के पास अपना निश्चित भूभाग है, लेकिन यूपी के पास अपनी सरकार है। यूपी के पास राज्य सरकार है, मुख्य सरकार तो नहीं है। यूपी के पास अपनी संप्रभुता है? नहीं है। संप्रभुता का तात्पर्य क्या होता है? हम अपने देशी और विदेशी दोनों मामलों के निर्णय हम स्वयं ले सकते हैं। तो राज्य तभी होगा जब उसके पास 3 चीजें हो। पहली बात, निश्चित भूभाग हो। अब निश्चित भूभाग ही नहीं हो, उसमें जनसंख्या भी निवास कर रही हो। ऐसे तो बहुत सारे टापू पड़े, द्वीप पड़े, हम कहते हैं उसे हमने अपना देश घोषित कर लिया, उसे हमने अपना कोई नाम दे दिया,
क्यों हमारा देश हो गया, ऐसा होगा नहीं। एक तो निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसमें जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुत्व, ये 4 चीजें होनी चाहिए, तभी राज्य हो सकता है। तो आर्टिकल 36 में हमने राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया है। इससे पहले आर्टिकल 12 में भी हमने राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया था। और आर्टिकल 37 इसमें कहा गया कि डीपीएससी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है, इनके हनन होने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। आर्टिकल 38 इसको ऐसे समझने की कोशिश, 38 लोक कल्याणकारी, दोनों में आड़ आ रहा है ना। आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। आपको कम टाइम में ज्यादा कंटेंट भी देना है और वही पॉइंट पढ़ाने हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक पॉइंट के नोट्स जरूर बनेगा। इसके साथ ही आपकी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उसमें मैंने जो नोट्स बनाए हैं आपकी एनसीईआरटी और दृष्टि के बुक का संकलन करके बना है, उन सारी क्लासेस को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सबकी कमेंट आए थे ना कि आप जो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करा दीजिए, तो उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा। आर्टिकल 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया। पहली बात, समान न्याय क्या होते हैं? हर व्यक्ति कानून के सामने समान है। तभी आपने कोर्ट वगैरह में या मूवी वगैरह में देखे होंगे ना, जो कानून बना होता है उसके आंख में क्या होती है, स्टैचू पट्टी बांधे होता है। उसका तात्पर्य होता है कानून अंधा है, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आप अमीर हो, गरीब हो, बड़े हो, छोटे हो, कुछ भी हो, कानून किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। समान न्याय, न्याय भी हमारे लिए सबके लिए समान होना चाहिए। तभी तो जब हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो हमें न्याय भी तो समान देना चाहिए। लेकिन न्याय समान हो कैसे सकता है? समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। अब मान लीजिए कोई अपराधी पकड़ा गया, अब वो लेकिन इतना गरीब है कि अपने लिए क्या कर सकता है, जो लॉयर है, वकील ही नहीं कर पा रही है। अब बताइए, वकील नहीं कर पा रहा है तो अपना पक्ष कैसे रखेगा? उस टाइम पे गवर्नमेंट उनको क्या करती है, सरकारी वकील उपलब्ध कराती है। तो ये क्या होता है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, उससे किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता। ये क्या हो गया, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। पॉइंट इतने आपको समझ में आए? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 काम है, समान कार्य के लिए समान वेतन। कोई भी व्यक्ति जो काम करेगा उसके लिए उसको समान वेतन दिया जाएगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। अगर वो समान काम कर रही है तो उसको समान वेतन प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता था, उस टाइम पे एक काम के लिए क्या करते थे, बहुत सारी महिलाओं को रख लेते थे और उन्हें कम वेतन पे करना पड़ता था। इसलिए फिर कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 40 में। अच्छा, ग्राम पंचायत से जुड़ा कौन सा संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत सर्वप्रथम पहले लागू कहाँ पे हुई थी? 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर में ग्राम पंचायत लागू हुई थी। और ग्राम पंचायत स्तर का त्रिस्तरीय पंचायती स्तर का चुनाव पहले कहाँ पे हुआ था? तो चुनाव सबसे पहले आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के अलावा और कौन से राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुए थे? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति से जुड़ी? बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय पंचायती राज समिति। पंचायती राज से जुड़ी कुछ समितियां ध्यान रखिएगा, एलएम सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, ये सब पंचायत राज से जुड़ी हुई समितियां है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, इस टाइम पे हमारे पंचायती मंत्री कौन है? पंचायत मंत्री है गिरिराज सिंह। ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रियों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। पहली बात, श्रम मंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और कुछ मंत्री के नाम रट लीजिए। पहली बात, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। इसके साथ ही आपके खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी है। शिक्षा मंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसके साथ ही आपके पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह आपके पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 41 में कह रहा है काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार।
कुछ दशाओं में क्या होगा, हमें काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अब जैसे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे आप मान लीजिए वृद्धा पेंशन दी जाती है, विधवा पेंशन दी जाती है, अन्नपूर्णा योजना चलती है, अन्नपूर्णा रसोई चल रही, तो कुछ दशाओं में हम क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन क्यों दे रहे हैं, अब वो एक स्तर पे आ चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो मनी की जरूरत है, तो उनकी सरकार क्या कर रही है, सहायता कर रही है, वृद्धा पेंशन उपलब्ध करा रही है, विधवा पेंशन उपलब्ध करा रही है। इस टाइम पे जैसे किसान योजना चल रही, कृषक सम्मान निधि योजना, जिसमें आपकी क्या होती है, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाती है। कितने रुपए दिए जाते हैं, 6,000 रुपए। ध्यान रखिएगा, ये सब क्या इसी के अंतर्गत आते हैं कि भाई वो कुछ दशाओं में, जैसे कृषि में इस टाइम पे क्या कर रहा था, कृषक बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहा था, बहुत ज्यादा घाटे में, तो हमने क्या किया, किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ कर दी, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 41 के अंतर्गत, काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 42, काम की न्याय संगत दशा व प्रसूति सहायता। अब काम की न्याय संगत दशा क्या होती है, आप किसी ऑफिस में कहीं भी काम करेंगे तो कम से कम आपके साथ ऐसा व्यवहार हो, आपकी गरिमा का ध्यान रखा जाए, उचित व्यवहार किया जाए, मानव के तरीके व्यवहार किया जाए, काम के लिए न्याय संगत दशा तो उपलब्ध कराइए। कि जैसे कई बार क्या होता था, पहले बंधुआ मजदूर, दास प्रथा का अंत किसने किया था, एलन ब्रो ने किया था, नोट डाउन कर लीजिए। सती प्रथा का अंत किसने किया था, विलियम बेंटिंक ने। सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से होता है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय को क्या बोलते हैं, आधुनिक पुरुष बोलते हैं, भारत का आत्मिक निर्माता बोलते हैं, नव जागरण का पिता बोलते हैं राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने। ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ कि जैसे दास प्रथा होती थी तो उन लोगों को इतने बुरी तरीके से रखते थे, कोई भी उचित खाने की व्यवस्था नहीं, उचित रहने की व्यवस्था नहीं है, मतलब एज अ ह्यूमन जो बिहेव होना चाहिए वैसा भी नहीं होता था। तब बोला गया कि काम की उचित दशा हो। इसके साथ ही प्रसूति सहायता क्या होती है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनको क्या होता है, 6 मंथ का क्या होता है, आपको छुट्टी मिलती है ना, उनको मातृत्व अवकाश मिलता है और कुछ आपको पैसे मिलते हैं, ताकि उसको प्रसूति सहायता जो उसके लिए इतना चैलेंजिंग पीरियड है उसको थोड़ा सा इजी बनाया जा सके। नेक्स्ट है आपका 43, न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, कि किसी भी क्षेत्र में आप क्या हुआ, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाए कि कम से कम इतनी मजदूरी तो दी जाएगी। पहले क्या होता था, जो बहुत मजदूर होते थे ग्रामीण वर्ग में, उनसे क्या करते थे, मजबूरी में बहुत कम पैसों पे जमींदार या उच्च वर्ग काम करवा लेता था, उनका शोषण करता रहता था। फिर हमने क्या किया, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया कि कम से कम इतनी मजदूरी तो आपको देनी होगी। दूसरा, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अब कुटीर उद्योगों को हमने प्रोत्साहन क्यों दिया, क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमें पता था कि हमारे भारत में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो नहीं है, ब्रिटेन जैसी औद्योगिक क्रांति नहीं है, हमारे यहाँ पे है क्या, कुटीर उद्योग है, चरखा उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग है। इन्हीं उद्योगों को जब हम प्रोत्साहन देंगे तभी तो हम रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि आज भी इंडिया की सबसे बड़ी अगर समस्या है तो क्या है, बेरोजगारी। अगर हमारे पास जितनी जनसंख्या है, इस जनसंख्या का संसाधन के रूप में प्रयोग कर ले तो शायद हम चीन, अमेरिका जैसी महाशक्तियों को बहुत पीछे छोड़ सकते। चीन ने क्या किया, उसके यहाँ जनसंख्या में पहले स्थान पर है, एक तो उसने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया, दूसरा उसने उस जनसंख्या को एज ए संसाधन प्रयोग किया, उसने उसको जनसंख्या को बाधा नहीं माना। और हम क्या कर रहे हैं, जनसंख्या को बाधा मान के एक ढिंडोरा पीट रहे कि अरे हमारे यहाँ तो बहुत जनसंख्या है, संसाधन ही नहीं उपलब्ध कर रहा है। तो हमें इसी जनसंख्या को साधन के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता है। नए नए रोजगार का सृजन करें, नए नए तकनीक का सृजन करें, जिसका प्रयोग करें और हम बहुत जल्दी विकासशील से विकसित बन सकते हैं। लेकिन सब अपने राजनीतिक कारणों से इन सब पे ध्यान देता ही नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 44, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता लागू होने वाला एकमात्र राज्य आपका गोवा है, जहाँ पे समान सिविल संहिता लागू है। अच्छा, गोवा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में हमने गोवा में क्या मनाया है, सिग्मो महोत्सव मनाया है। इसके साथ ही आपका गोवा हरघर जल वाला पहला राज्य गोवा है। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। पणजी में हमने धरोहर नामक जीएसटी संग्रहालय गोवा है। जीएसटी कैसा कर होता है, तो जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ध्यान रखिएगा।
इसके साथ ही जीएसटी के स्लैब कितनी होती है? जीएसटी के 4 स्लैब हैं। जीएसटी परिषद जो काउंसिल होती है उसका नेता कौन होता है? वित्त मंत्री होते हैं। जबकि आरबीआई काउंसिलिंग कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर होता है। अच्छा बताइए, इस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है। इससे पहले कौन थे? उर्जित पटेल। ओवरड्राफ्ट उर्जित पटेल की बुक है। एक पॉइंट में आपको बहुत सारे पॉइंट दिखा रहा हूँ ताकि सारे पॉइंट आप रट लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही गोवा रेवीज मुक्त राज्य है। गोवा में हम अल्कोहल म्यूजियम भी खोला जा रहा है। इन सारे पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। सरहुल महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। बथुकम्पा महोत्सव कहाँ पे मनाया है? लोसर, लद्दाख, हरेली, हरेला, ये सारे अभी करंट में चर्चा में रहते हैं। कहाँ पे मनाए गए? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आर्टिकल 46 कमजोर वर्ग के हितों को संरक्षण। अब कमजोर के वर्ग के अंतर्गत किसको किसको रखा गया? एससी को, एसटी को और महिला, इन सबके हितों का संरक्षण किया जाएगा। जैसे बहुत जगह क्या होते हैं, एससी को रिजर्वेशन दे रहे होते हैं, एसटी के लिए कुछ कानून लाते हैं, महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं। कुछ जगह पे जैसे बसों आदि में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो यहाँ कहा गया कमजोर वर्ग के हितों का संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 47 है पोषाहार स्तर व लोक सुधार, स्वास्थ्य में सुधार। पोषाहार स्तर जैसे आपके एमडीएम भी चलाया जा रहा है। एमडीएम के साथ साथ जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको क्या हो रहा है? खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं ताकि हम कुपोषण को दूर कर सकें। अच्छा, इंडिया का इथोपिया किसको बोलते हैं? इंडिया का इथोपिया बोलते हैं एमपी को। अच्छा, इथोपिया बोलते क्यों? क्योंकि इथोपिया देश में सबसे ज्यादा कुपोषण है और इंडिया में सबसे ज्यादा कुपोषण आपके कहाँ पे? एमपी में। इसलिए इंडिया का इथोपिया किसको बोलते हैं? एमपी को। एमपी से जुड़े कुछ और पॉइंट जल्दी से नोट कर लीजिए। एमपी को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। इसके साथ ही एमपी में पन्ना कुनो राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ ही एमपी में हमने कौन सा महोत्सव मनाया? एमपी में मनाए गए अभी तानसेन महोत्सव मनाया गया है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और खजुराहो का मंदिर आपके पंचायत शैली में बना हुआ है। एमपी में ग्वालियर में तानसेन की समाधि है। ग्वालियर महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, तानसेन महोत्सव, ये सब हमने एमपी में मनाए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि आर्टिकल 48 कृषि व पशुपालन का संरक्षण। एक तो हमें क्या करना है? पशुपालन, जैसे गाय का वध नहीं करना। किसमें बोला गया? 48 में। पशुपालन से जुड़े दुधारू पशुओं को संरक्षण करना है। 48 का ए में पर्यावरण संरक्षण व वन जीव रक्षा की बात की गई है। इसके जुड़े कुछ हमने एक्ट भी लाए, जैसे 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट आया, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, 1992 में वन जीव संरक्षण आया। ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया था, T+2 अवार्ड। किसको दिया गया था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? आपका तमिलनाडु में स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में स्थित है, इसको अभी हाल ही में T+2 अवार्ड दिया गया। अब T+2 अवार्ड किस लिए दिया जाता है? जिस टाइगर रिजर्व ने टाइगर की संख्या को दुगनी कर लिया उसको T+2 अवार्ड देते हैं। इससे पहले किसको मिला था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला था। अच्छा, इंडिया में इस टाइम पे कितने टाइगर रिजर्व है? 53 टाइगर रिजर्व है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा? आपका रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है, जो आपके बूंदी राजस्थान में स्थित है। 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। और 52वां टाइगर रिजर्व आपका रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व है, जो बूंदी राजस्थान में स्थित है। इसके लिए एक हमने घोषणा पत्र भी लाए थे। कौन सा घोषणा पत्र लाए थे? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जिसमें हमने कहा था कि अब हमें क्या करना है? टाइगर्स की संख्या को दुगनी करनी है। अभी हाल ही में हमने क्या किया है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कहां से? नामीबिया से चीते लाकर रखे गए। करंट का मुद्दा है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्टिकल 49 में स्मारकों का संरक्षण। जितने भी हमारे सार्वजनिक स्मारक हैं, जैसे हमारे ताजमहल हुआ, ये जितने भी हमारे आसपास सार्वजनिक स्मारक हैं, उन सबका हमें संरक्षण करना है। मौलिक कर्तव्य में भी ये बात लिखे गए कि हम अपने सार्वजनिक स्थलों को संरक्षण करना है, उन सबकी देखरेख करनी है, तोड़फोड़ नहीं करनी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। हमारे यहाँ पे क्या हुआ? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, 3 महत्वपूर्ण शक्तियां, लेकिन तीनों का पृथक्करण भी किया गया और तीनों आपस में अंतर संबंधित भी है।
आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है कि हमारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखेंगे। हमेशा हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या करना है, अच्छे संबंध बनाने हैं। अब जैसे आप मान लीजिए इंडिया के साथ, जैसे कई बार आप चीन के साथ युद्ध को सोचते हैं ना, तो कभी कभी लगता है ना कि चलिए एक बार चीन से युद्ध लड़के ही देख लिया जाए, रोज रोज का झंझट। लेकिन कोई भी युद्ध किसी भी देश को बहुत कम से कम 8 से 10 साल पीछे लेकर चला जाता है। अभी आप देख सकते हैं रूस यूक्रेन का संघर्ष हो रहा है, इसलिए जैसे यूएसए वगैरह जो महाशक्ति हैं, इनके आसपास देखेंगे अपने पड़ोसी राज्यों से कितनी अच्छी बना कर रखते हैं। क्योंकि अगर आप उसी के चक्कर में फंसे रहेंगे तो आप आगे कैसे मेहनत करेंगे, आगे कैसे अपने विकास के लिए काम करेंगे। तो आज के इस क्लास में हमने डीपीएसपी को पूरा डिस्कस किया, पूरे आर्टिकल डिस्कस किए, इससे जुड़े जितने भी पॉइंट है वो सब डिस्कस किए। क्योंकि डीपीएसपी से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछता है कितने आर्टिकल हैं, इनसे क्वेश्चन पूछता है या फिर कहाँ से लिया गया, इतने ही पॉइंट बन सकते हैं। सारे पॉइंट को नोट करिएगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं उन सबको नोट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।